हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन वर्क एंड एनर्जी। आज हम बात करेंगे एज आई प्रॉमिस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड. So now, what is potential energy? Energy gets stored when work is done ऑन एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब काम किया जाता है तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, एंड दिस इज ट्रांसफर्ड एनर्जी, ऑल्सो कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई रबर बैंड है उसको स्ट्रेच करें, सो वॉट विल हैपन, वी आर स्ट्रेचिंग दिस रबर बैंड, वर्क इज डन ऑन द रबर बैंड. जब रबर बैंड के ऊपर काम किया और सोचिए छोड़ा आपने रबर बैंड को, तो व्हाट हैपन, इट स्ट्राइक्स ऑन योर हैंड, अदर हैंड, और वहाँ चोट लगती है. ठीक, इसका मतलब रबर बैंड में कुछ तो एनर्जी थी जो आपको चोट लगी. वेयर इट दिस एनर्जी इट गॉट फ्रॉम, बाय स्ट्रेचिंग. सो अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड gains potential energy on stretching, right? Similarly, आप देखो वाइंडिंग ऑफ, जब हम कोई कार टॉय कार लेते हैं तो आपने देखा उसमें चाबी भरी जाती है. दैट वाइंडिंग ऑफ इज गोइंग टू गिव अस दी पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी बाद में किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, क्योंकि जो टॉय कार है इट विल स्टार्ट मूविंग. पहले टॉय खड़ी हुई थी, आपने उसमें चाबी भरी, आपने उसको पोटेंशियल एनर्जी दी, वर्क इज डन ऑन द टॉय कार. उसके बाद टॉय कार इज वर्किंग बाय यूजिंग दिस पोटेंशियल एनर्जी एंड कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी. सो जब हम टॉय कार के अंदर वाइंडिंग कर रहे हैं तो आप क्या कह सकते हो, वर्क इज डन ऑन टॉय कार. कार के ऊपर काम किया तो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली. नाउ फ्रॉम दिस पोटेंशियल एनर्जी, नाउ इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टॉय कार, बिकॉज नाउ दिस कार इज मूविंग. सो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करता है उसके पास एक एनर्जी होती है तभी मूव करता है, और उस एनर्जी को हमने क्या कहा था, काइनेटिक एनर्जी. सो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, दैट व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अनदर कन्वर्टर एनर्जी. सो टॉय कार के ऊपर जब काम किया तो बेसिकली हम उसके अंदर वायर को मूव कर रहे थे, टॉय कार के अंदर चाबी भर रहे थे. सो दैट वॉज वॉट एक्चुअली द मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी इज समथिंग, जब हम कुछ भी घुमाते हैं तो घुमाने से एनर्जी प्रोड्यूस हुई कार के अंदर, वो बन गई उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और जब वो चलने लगी कार तो यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी में, राइट. सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी गोइंग ऑन इन अ टॉय कार. सिमिलरली आप बाकियों का भी बता सकते हो. सिमिलरली ये एक एग्जाम्पल हो गया. फिर एक देखो, लिफ्टिंग ऑफ लगेज और ऑब्जेक्ट टू हाइट. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हाइट पे रख रहे हैं, सो व्हाट वी आर डूइंग, हम उस ऑब्जेक्ट को, देखो यहाँ एक ऑब्जेक्ट पड़ा था, लेट अस से दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑन ग्राउंड. ठीक है, इस ग्राउंड को उठा के मैंने इस टेबल के ऊपर रख दिया. सो इस बॉक्स को हमने कुछ हाइट के ऊपर रख दिया. आप सोचिए जब बॉक्स अगर ग्राउंड पे होता और किसी के ऊपर चोट नहीं लग सकती, किसी को मार नहीं सकता, कहीं गिर नहीं सकता, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, अगर गिरेगा तो किसी ना किसी को चोट लगेगी. नाउ हुआ क्या कि जब हमने इस बॉक्स को उठा के यहाँ पे रखा तो दिस बॉक्स हैज़ गेन्ड सम एनर्जी बिकॉज इट हैज़ बीन मूव्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेस, यानी एक पोजिशन से बी पोजिशन तक ले आए. And let us say the distance traveled by this object from A to B is 1 मीटर. मान के चलते हैं कि टेबल की हाइट 1 मीटर है. सो इस 1 मीटर के अंदर इसने एनर्जी गेन करी है, एंड दिस इज लेट अस से 1 kg मास है, तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड. सो व्हाट इज द वर्क डन, मास इनटू ग्रेविटेशन इनटू हाइट. डिस्प्लेसमेंट क्या भी यहाँ हाइट. सो 1 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव में, because object is moving upward, gravitation is downward, into 1 meter. So it is minus 9.8 न्यूटन की फोर्स इसके ऊपर लगी है. जूल्स वर्क डन इसके ऊपर हुआ है, वर्क डन
ताकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाए। यहाँ पे नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन व्हेन फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। फोर्स डाउनवर्ड भी थी, ग्रेविटी इसके अपने वेट की, हमने उसी वेट के अगेंस्ट इसको ऊपर लेके गए हैं, सो इट इज द नेगेटिव वर्क डन। सो व्हाट वी कैन से दैट द एनर्जी transferred to an object by work being done on it is stored as potential energy if it is not used to cause a change in the velocity or speed of the object। यानी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है तो वो एनर्जी उसकी कैसी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। सो वी कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी possessed by the object is the energy present in it। यानी कि जिसके अंदर जो चीज़ हो, जो कैपेबिलिटी हो काम करने की, उसे हम बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वी हैव अ बो एंड एरो। अगर आप देखो तो एक बो और एक एरो, दे आर स्टेशनरी, दे हैव नो एनर्जी एट द मोमेंट। ठीक, क्योंकि अभी दोनों अलग अलग पड़े हैं, इनका कोई रोल नहीं है, दिस इज सेपरेटली दे आर लाइंग। लेकिन अगर मैं एक बो के ऊपर एक एरो को लगा दूं and I stretch this bow like this such that the arrow is lying over here. Now what is going to happen? This is the string of the arrow, bow. इसको हमने खींच लिया पीछे की तरफ, ये आपका बो। इस बो की स्ट्रिंग को जब हमने पीछे खींचा है, so what we are doing, हम इस स्ट्रिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, we are giving energy to this string. Energy is stored in string. ठीक है जी। जब आपने ये स्ट्रिंग को छोड़ोगे तो व्हाट विल हैपन, ये पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग एंड दिस इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ फोर्स ऑन एरो। अब फोर्स ऑन एरो लगी तो व्हाट विल हैपन, एरो विल स्टार्ट मूविंग, सो इट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एरो। सो देखो, आपने स्ट्रिंग को खींचा, यू हैव वर्कड ऑन द स्ट्रिंग, तो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। वर्क इज डन ऑन द स्ट्रिंग, जितना आपने काम किया उतनी ही एनर्जी स्टोर हो जाएगी। वो क्या बन गई उसकी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग। नाउ दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग द मोमेंट स्ट्रिंग इज लेफ्ट। जैसे उसको छोड़ोगे स्ट्रिंग की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एनर्जी एज अ फोर्स एरो के ऊपर लगेगी और एरो के अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सो दिस इज हाउ देयर इज ए कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी, और किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सिमिलरली लेट अस लुक एट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। Potential energy possessed by an object raised to certain height is equal to work done to raise the object against gravity to certain
हाइट. जब भी हम ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे रखेंगे, सो वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, दिस एनर्जी is called gravitational potential energy. Again, we know that work is done means there has to be a factor of force and there has to be a displacement. In this case, what is going to be the force? That is the by gravitation है. So ma की जगह हम क्या ले लेंगे? mg because of gravitation. और height की distance की जगह displacement की जगह we will take h. That is the displacement. So यहाँ लिख सकते हो g is the acceleration due to gravity. So we will get mgh is equal to the work done when object is raised to a height. Also we can say this is the energy stored in the form of potential energy, which is equal to mgh. Correct? What is this m? It is the mass of object. G we know. What is h? Height to which object is raised. Object is raised. And what is W? That is the work done to lift the object. और EP हमें पता ही है. What is this EP? This is the potential energy of the object or potential energy in the object. और ये potential energy due to gravitation, that is a gravitational potential energy of an object at height depends on the ground level or zero level chosen. यानी कि रेफरेंस पॉइंट से देखना है आपको कहाँ से कहाँ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट मानेंगे इन द वर्टिकल एक्शन और द वर्टिकल डायरेक्शन. Now the work done depends only on height. In this case, does not make any difference how we reach this height. मतलब या तो ए मान लीजिए दिस इज अ वॉल एंड इट इज़ 10 मीटर हाई. देखिए आपको ए से बी जाना है. अब आप ए से बी जाने के हमारे पास दो तरीके हैं. पहला तो ये कि रस्सी लगाई और ऊपर चढ़े गए. दिस इज माय फर्स्ट मेथड. दूसरा मेथड क्या है? मैं बाय स्टेयर्स चली गई. ठीक है. एंड आई हैव रीच्ड अगेन द बी. सो टोटल हाइट वही है ए टू बी, बट मेथड इज डिफरेंट. बट इट डज नॉट मीन मैं स्टेयर से गई हूँ तो कोई फर्क पड़ेगा. टोटल हाइट तो उतनी की उतनी रहेगी, डिस्प्लेसमेंट वहीं की वहीं रहेगी. दिस इज डिस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट. displacement, that is the shortest distance. So h remains same even in second method. So it means does not make any difference how we reached it, but the only difference is the height of or the distance, displacement of A to B. हमारे लिए यही मैटर करेगा, right? So we can say that the potential difference of an object in both cases at point B is same irrespective of the path followed. So look at the question 11.5, example 11.5. Find the energy possessed by an object of mass 10 kgs when it is at a height of 6 meter above the ground, given that g is 9.8. In this case आपके पास हाइट है 6 मीटर, मास गिवन है आपको, जी की वैल्यू भी आपको गिवन है. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, सो लेट अस लुक एट हाउ टू फाइंड इट. सो इन दिस एग्जाम्पल इट इज़ गिवन दैट मास इज 10 kgs एंड जी की वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है एंड डिस्प्लेसमेंट गिवन टू यू इज 6 मीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी. पॉइंट टू बी नोटेड,
Potential energy will be positive always. Work done can be positive, can be negative. दोनों हो सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है. इट मीन्स यहाँ पर जी की डायरेक्शन हमें मैटर नहीं कर रही. ठीक है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एंड एच. सो मास इज गिवन टू यू 10.8 10 kgs, 9.8 meter per second and 6 meter. So you have to multiply all of these. You will get 588 joules of the energy. Potential energy is always positive energy. Make sure, this is important point. एग्जाम में गलती मत करके आना या जी नेगेटिव लिख दो. हाँ, अगर वो पूछते हैं व्हाट इज अ वर्क डन, देन ऑब्वियसली वी विल लुक इनटू दिस साइंस. 11.6 देखते हैं. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kgs, मास इज गिवन, इज एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड. हमें नहीं पता कौन सी हाइट है, कितनी है, शायद यही निकालनी होगी हमें. If the potential energy of the object is given to you 480 joules, find the height. Yes, we have to find out the height at which the object is with respect to ground. Given that g is equal to 10. g 10 ले सकते हो, मास गिवन है, आपको h निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है. विद रिस्पेक्ट टू पूछा है ग्राउंड, तो लेट अस फाइंड आउट. मास गिवन इज 12 kgs. g value we have to take 10 meter per second square. Potential energy is given to you 480 joules. We have to find out the height. So simple. Potential energy is equal to mgh, mass 12, g 10 into h, 480. 10 से 0 गया, 12 4 ज़ा 48. So इसका मतलब हाइट कितनी है, 4 meters. Now let us look at the law of conservation of energy. बच्चों, हमने एक रूल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर. बस उसी के बारे में यार फर्दर बात करेंगे. दैट वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर interconvertible as per the law of conservation of energy. And what does this law state that? It says that energy can neither be created nor can be destroyed, but can be changed from one form to the other. जैसे हमने अभी देखा ही था कि हमने पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया. बड़े सिंपल से एक एग्जांपल है बच्चों. सनलाइट है, सनलाइट प्लांट यूज़ करते हैं. प्लांट यूज़ करके क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं ना. सो व्हाट इज़ दैट? सनलाइट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट. And what is this carbohydrate? A chemical energy. So sunlight is being converted into chemical energy, or solar energy is converted into chemical energy by plants. Similarly, आप देखिए, आपने विंड मिल सुना होगा, हमने देखा भी है कई जगह बच्चों ने. अगर एयर की हम देखें पोटेंशियल एनर्जी जो है, हवा नहीं ना चल रही होती, लेकिन जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है, सो हवा जो है वो इट स्टार्ट्स मूविंग, इट बिकम्स द काइनेटिक एनर्जी. Similarly, kinetic energy of air, by using windmill, we can convert that into electrical energy. Correct? Similarly, देखो आप फ्यूल बर्न करते हो, फ्यूल है एक केमिकल एनर्जी, केमिकल ही है ना. इस केमिकल को आप बर्न कर रहे हो एंड इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू सम कार्बन कंपाउंड्स, प्लस इट इज कन्वर्टेड इनटू heat energy, or we can say the thermal energy. और ये थर्मल एनर्जी जो है ये क्या करती है, आपके फ्यूल को, गाड़ी को चलाती है, यानी कि इट बिकम्स द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन इंजन. और ये मैकेनिकल एनर्जी जो होती है इंजन की, ये क्या बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑटोमोबाइल.
करेक्ट, यानी वो व्हीकल चलने लगता है. सो दिस इज हाउ वी आर सीइंग दैट देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. सिमिलरली आप देखो वाटर साइकिल है. वाटर साइकिल के अंदर भी क्या हो रहा है, पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी बाय द हीट एनर्जी, राइट. और फिर दोबारा से कंडेंसेशन हो जाता है एंड कंडेंसेशन से दोबारा हमें क्या मिल जाता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर. करेक्ट. चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम बता सकते हैं कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है हमेशा. चलिए हम लेते हैं, एक एग्जांपल करते हैं दैट देयर इज एन ऑब्जेक्ट ए. ठीक है, चलिए ये रहा वो ऑब्जेक्ट आपका. इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है. अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है डेफिनेटली इट हैज़ गॉट सम एनर्जी. इस ऑब्जेक्ट को हमने नीचे की तरफ गिराया एंड वी रीच द पॉइंट बी. यहाँ से यहाँ पहुँच गए. दिस इज़ द हाइट h. ये फ्री फॉल में है. फ्री फॉल का मतलब ओनली अंडर एक्शन ऑफ स्मॉल g. ठीक है. सो लेट अस से इसका मास जो है ऑब्जेक्ट का इज इक्वल टू दी m. एक्सेलरेशन जो होगी वो इसकी हो जाएगी g बिकॉज फ्री फॉल में है तो सिर्फ g के अंडर है. और डिस्प्लेसमेंट जो इसके पास रहेगी यानी जितनी हाइट से मूव करेगा दैट इज़ h. हमें पता है एट मैक्सिमम हाइट हमेशा इनिशियल एनर्जी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है एट मैक्सिमम हाइट. यस इट इज़ 0. करेक्ट. सो मान लेते हैं जब वो पॉइंट बी पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो v बन जाएगी. लेट अस से दैट v इज द मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू टच द ग्राउंड. करेक्ट. सो लेट v इज द मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू रीच ग्राउंड. क्योंकि ग्राउंड को टच कर दिया तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. सो v इज़ द फाइनल वेलोसिटी जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी है, राइट. अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस कुड बी एट एनी पॉइंट वी कैन कैलकुलेट क्योंकि हर जगह पर कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी इसकी आएगी. हाँ, बी पॉइंट पे टच करने से पहले जो वेलोसिटी होगी वो ये होगी. एंड वी कैन से दैट एट एनी पॉइंट velocity will be kinetic energy will be equal to 1.2 mv का square and v will be changing. Why changing? Because object is under the uniformly accelerated motion. खाली g के अंडर है वो. ठीक है जी. Now देखिए at point A potential energy is maximum and since h is decreasing gradually and m and g are constant, so we can say that potential energy which is equal to m, g and h, since h is reducing, so potential energy is also decreasing. h की वैल्यू कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी कम होती जाएगी. ओके. अब देखो एट मैक्सिमम हाइट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस वेलोसिटी बट v एट मैक्सिमम हाइट यानी फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज 0. सो इसका मतलब मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 थी. धीरे धीरे जब नीचे आ रहे हैं तो इट इज़ इंक्रीजिंग एंड v इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली due to uniformly accelerated motion because of uniformly accelerated motion. इसका मतलब क्या हुआ that kinetic energy is also increasing slowly. पोटेंशियल एनर्जी कम हो जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है. बट कहीं भी हम देख लेते हैं, लेट अस से एट पॉइंट सी हम देख लें व्हाट इज़ द टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी. एट पॉइंट सी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि ये कम हो रही थी और ये बढ़ती जा रही थी. ये कम हो रही है,
काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है बट टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है. सो वी कैन से दैट sum of potential energy and kinetic energy is equal to constant at all the points. So it means mgh plus 1 by 2 mv ka square is equal to constant. And what is this constant called as? This is called as mechanical energy or total energy. So the energy remains conserved. So we can say that potential energy plus kinetic energy gives us the mechanical energy. चलिए एक एक्टिविटी करके देखते हैं, ये हमें और भी क्लियर हो जाएगा. एक्टिविटी आपकी बुक में ही है 11.15. Let us say there is a height given to you. There is potential energy, kinetic energy and the mechanical energy. We have different cases. Let us say the first case जहाँ पे हाइट है 4 मीटर, सेकेंड केस 3, थर्ड में 2 एंड फोर्थ में 1 और उसके बाद फिफ्थ में इट हैज़ रीच द ग्राउंड. ठीक है. सो ये हमारे पास 4 केसेस हैं. अगर हाइट यहाँ है और मास हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट का, लेटर से 20 kgs, जी वी कैन यूज़ 10 मीटर पर सेकेंड, एच मैंने आपको बताई दिया इट इज़ द 4 मीटर. सो अगर ये होगा तो mgh दिस इज़ 1 by 2 mv का स्क्वायर. And this is what? Sum of potential energy and the kinetic energy. Correct? चलिए अब यहाँ देखते हैं हाइट है 4 मीटर, मास गिवन है 20 kgs. So what is this? 20 into 10 into 4. What is it? 4 to the 8. 800 joules. मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि वेलोसिटी 0 है. सो इट इज़ 0. टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 800. इन दोनों को ऐड कर देंगे. ठीक है जी. नाउ अगर 3 मीटर हो जाती है तो 20 इंटू 10 इंटू 3 कितना हो गया? 600 जूल. अब 800 में से कितने कम हुए? 200. तो यहाँ 200 लिखिए, ये आ जाएगा फिर से 800 जूल्स. देन 20 इंटू 10 इंटू 2 400 जूल्स. सो यहाँ भी कितना हो गया? 400 जूल्स. टोटल इज 800 जूल्स. देन 20 इंटू 10 इंटू 1 दिस इज 200 जूल्स. सो ये कितना हो जाएगा? 600. टोटल 800. एट ग्राउंड एच की वैल्यू हो गई 0, तो ये कितने होगी? 0 पोटेंशियल एनर्जी. 0 इंटू 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 0 जूल. दिस इज 800 जूल्स. करेक्ट. सो टोटल इज 800 जूल्स. सो इट शोज दैट द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड. अभी सोच रहे होंगे कि ये तो मैम सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया, फाइनली प्रूव कैसे हुआ? लेट अस फाइंड आउट द वेलोसिटी. देन हम लेते हैं केस, किसी एक केस को देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा. वी कैन फाइंड आउट फॉर द रेस्ट ऑफ द केसेस. आप कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. चलिए किसी एक का देखते हैं. लेट अस से वी हैव वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. यही फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे बिकॉज वी हैव ओनली वेलोसिटी, हाइट एंड जी. टाइम फैक्टर हमारे पास नहीं है. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी. सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू, लेट अस टेक द केस नंबर 3, हाइट इज 3 मीटर्स. ठीक है जी. सो ये हो गया 3 to 6, 60 v square minus u square. Now at maximum height what is the initial velocity? 0. So v square is equal to 60. V is equal to under root 60, that is 20 into 30, or you can say under root 2 into under root 3 into 10. What is under root 2? 1.41. What is this? 1.732 into 10. You can multiply this equation and you can find out the velocity. Similarly, let us look at v square minus u square is equal to 2gh. Again, this is going to be 0. So v square is equal to 2gh, or v is equal to under root 2 into g into h. So it is under root 2 into g की वैल्यू कितनी है? 10. और let us take it is 2. So we can say it is okay, this is has to be under root also. Under root 10 ही रहेगा. ठीक है जी. So what you can do is not 20 into 62 into under root 2 into 30, 2 into 3 into 10. ठीक है. सो नाउ 2 का फैक्टर बाहर आ सकता है, 2 इंटू रूट 10 आ जाएगा आपके पास. इसको आप कैलकुलेट करके इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो. वी स्क्वायर अगेन इज इक्वल टू 2gh. वी इज इक्वल टू रूट 2 इंटू जी, दैट इज 10 इंटू 1. सो अंडर रूट
20 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, यू विल गेट द मीटर पर सेकेंड जो भी वेलोसिटीज़ में आएगी, एंड यू कैन कैलकुलेट इट। ठीक है जी। और एक आसान तरीका भी है, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी के लिए तो क्या चाहिए बच्चों, 1/2 mv का स्क्वायर, सो वी नीड नॉट टू अंडरगो बाय द रूट्स। तो आप सिंपल वैल्यूज पुट कर सकते हो, 1/2 इंटू मास इज 20 kgs, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 60। सो देखिए 10 कैंसिल हो जाएगा, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 600 जूल। इन दिस केस 1/2 into 20 into what is v square? V square is coming out to be, okay, v square is equal to 2 into 10 into 2, that is 2 to the 4, 40. So again 10, it is 400 joules. देख लीजिए आप कंफर्म हो जाता है सारा। 1/2 into 20 into 20, so it is going to be 10, so it is 200 joules. So देखिए, if the height is 1 meter, it is coming out to be 200 joules. If it is the height is 2 meters, it is coming out to 400 joules. And if the height is 3 meters, it is coming out to be 600, 300, तो 600 joules। ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज जो आप यहाँ एच लोगे, दैट हैज़ टू बी एच फ्रॉम द टॉप। ठीक है, ऊपर से एच की वैल्यू कितनी आएगी, सो इसका मतलब जो यहाँ पर हम 1 मीटर ले रहे हैं दैट इज फ्रॉम टॉप। ठीक है, दिस इज राइट इन द मिड वे, एंड दिस इज व्हेन इट इज मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ, यानी ऊपर से कितने हाइट डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, 3 मीटर हैज़ बिन कवर्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये, हाउ मच डिस्टेंस हैज़ बिन ट्रेवल्ड बाय द object. So that is why the kinetic energy will be 600 joules when it has traveled 3 meters. 2 meters पे 400, और जब 1 मीटर ट्रेवल किया तो एनर्जी कितनी है 200 जूल। सो लुक एट इट, इट इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, जब ऊपर 1 मीटर है यानी कि ऊपर से अभी सिर्फ 1 मीटर ही ट्रेवल किया है, सो टोटल डिस्टेंस टू बी येट टू बी ट्रेवल्ड इज 3 मीटर, ज़्यादा डिस्टेंस है। सो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। So let us quickly there look at rate of doing work. What do you mean by rate of doing work? जब rate word आ जाए तो टाइम को डिनोमिनेटर में ले आइए, और जिस यूनिट का रेट निकाल रहे हो उसे आप न्यूमरेटर में रखिए। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो वर्क डन इन अ गिवन टाइम is the rate of doing work. And what is this rate of doing work called as power? कौन कितनी पावर रखता है वो डिपेंड करता है कौन कितना काम जल्दी करता है और कितनी देर से करता है। जो कम टाइम में करेगा उसकी पावर ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा टाइम लेगा उसकी पावर कम होगी। डिनोटेड बाय कैपिटल P, राइट। सो इसकी एसआई यूनिट क्या है, वॉट। कमर्शियल यूनिट क्या है, किलोवाट। करेक्ट। चलिए देखते हैं व्हाट इज पावर। पावर इज रेट ऑफ कन्वर्जन और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और स्पीड ऑफ वर्क डन, कितनी स्पीड से काम किया जा रहा है। ठीक। अब पावर हमने कहा है इट इज़ इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल, टाइम की यूनिट होती है 1 सेकेंड, पावर की यूनिट क्या होती है वॉट। सो कैन वी डिफाइन 1 वॉट। सो 1 वॉट पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट is when 1 joule of work is done in 1 second। जब 1 सेकेंड में 1 जूल काम किया जाए तो उसे हम बोलते हैं उसकी पावर है 1 वॉट। सो वी कैन ऑल्सो से दैट पावर की जो यूनिट है वो क्या हो सकती है जूल्स पर सेकेंड, और इट कैन बी वॉट, दोनों हो सकती हैं। ठीक है। अगर लार्जर रेट देखा जाए, लार्जर रेशोज देखी जाए इसकी, रेट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, तो वो हम देखते हैं किलोवाट में। एंड 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, और यू कैन से 1000 जूल्स पर सेकेंड वी कैन से। ठीक है। सो 1 किलोवाट इज ऑल्सो गिवन एज 10⁻³ वॉट और जूल्स पर सेकेंड।
अब देखो, मान लो हमें एक काम करना है, दौड़, हम लोग रनिंग ही कर रहे हैं, ठीक है, वी आर वर्किंग आउट। सो कभी हम तेज़ दौड़ते हैं, कभी हम स्लो दौड़ते हैं, तो पावर तो हर बार सेम नहीं होती। सिंस टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वर्क कैन चेंज, therefore power can change, hence average power is used। और एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या है? एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन और एनर्जी ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। बस वैसे ही जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली थी, दैट टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब हम बात कर लेते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की। पावर की तो हमने बात कर ली। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज बच्चों किलो वॉट आवर। सो इट इज किलो वॉट आवर, नॉट पर आवर, इट इज किलो वॉट आवर। व्हेन 1000 joule is consumed and used for 1 hour, it will be said that, so when 1000 joule is consumed by any machine or any object, a machine by a machine, and is used for 1 hour, it will be said that energy consumed is 1 kilowatt hour. Now 1 kilowatt hour is energy used in 1 hour at the rate of 1000 joules per second और 1 किलोवाट। अगर हम इसका रिलेशनशिप जूल्स के साथ देखें तो कैसे निकालेंगे? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वॉट इंटू 3600 seconds, which comes out to be 36, 1, 2, 3, 4 and 5 watt was okay 1000 and then joules seconds. So this comes out to be, we are talking about the energy, so instead of watt we will write joules, so it is joules second. No, that is watt only. Watt into second will be equal to joules. So this is the unit of the 1 kilowatt hour will be equal to 3.6 into 10 raised to power 6 joules. ठीक, क्योंकि एनर्जी की यूनिट है, विल बी टेकिंग एट जूल्स. सो एनर्जी यूज्ड इन household, industries, these are usually expressed in kilowatt hour, and this is also called BOTU. BOTU is business of trade units, जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं? यूनिट्स, कि हमने इतने यूनिट्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर ली है. सो BOTU इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्पेसिफिकली फॉर इलेक्ट्रिसिटी. तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, सो वी यूज़ यूनिट्स. हाउ मेनी यूनिट्स यू हैव यूज्ड? लेट्स लुक एट 11.7 एग्जाम्पल. 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन, आपको फोर्स गिवन है. क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर्स, दोनों का डिस्प्लेसमेंट गिवन है, दोनों के फोर्स गिवन है. We name one girl as A and another girl as B. Girl A takes 20 seconds while girl B takes 50 seconds to accomplish this task. What is the power expended by each girl? We know what is power. Power is energy used or the work done per unit time. So let us find out. So we have two girls, girl A and girl B. दोनों ही फोर्स जो यूज़ कर रही हैं वो कितनी है? 400 न्यूटन.
दोनों के पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 8 मीटर्स। दोनों में फैक्टर जी का एक ही होगा, लेट अस यूज 10 मीटर्स पर सेकेंड, ऑल्दो वी डोंट नीड इट बिकॉज फोर्स इज ऑलरेडी गिवन। ठीक, सो व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 400 into 8 which is equal to 2000 joules, correct? Now पावर क्या है? पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। गर्ल ए के बीच में टाइम बताया गया है हमारे पास, बी में 50 सेकेंड्स और ए में बताए गए हमें 20 सेकेंड्स। सो नाउ पावर इन केस ऑफ गर्ल ए विल बी इक्वल टू वॉट? 2000 upon 20, so look at it, it is 100 watt. And power in case of B girl will be work done upon time, that is 2000 upon 50 seconds, so it is going to be 40 watt. So we know that power of girl A is more than the power of girl B. Power of girl A is more than power of girl B. Okay, let me just correct the mistakes, guys. 4 8s are 32, so it is not 2000, it is 3200. So we can just make the corrections. So 2 1s are 2, 2 6 are 12, 160. So 32. So it is 5 6 6 and 5 4s are. So it is 640 watt. But the answer is same, that the girl A will be more powerful than girl B. Similarly, let's look at 11.8. A boy of mass 50 kg runs upstairs with 45 9 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find his power. हमने कहा था पोटेंशियल एनर्जी में डज नॉट मेक एनी डिफरेंस हाउ वी हैव अचीव्ड इट, हमें टोटल हाइट चाहिए। अगर हर एक स्टेप की हाइट 15 सेंटीमीटर्स है और उसने 45 स्टेप्स चढ़े हैं, तो टोटल हाइट कितनी चढ़ी होगी उसने? वी कैन मल्टीप्लाई इट एंड वी कैन फाइंड द डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट। आपको 50 kg उसका मास गिवन है, यूज़ g एज 10 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई करके आप फोर्स निकालिए, फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए एंड देन डिवाइड बाय द टाइम टेकन, दैट इज 9 seconds ही हैज़ टेकन फॉर 45 स्टेप्स। सो लेट अस लुक एट हाउ टू फाइंड इट। सो हमें वेट गिवन है बॉय का, दैट इज 50 kg उसका वेट है मास, एंड g से उसको मल्टीप्लाई करोगे 10, सो विल गेट 500 न्यूटन उसका वेट। डिस्प्लेसमेंट के लिए ही सेज दैट ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर्स एंड द टोटल स्टेप्स आर कितने हैं? 45। सो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 45 into 15. So what is that? 15 5s are 75, ऊपर है 7, 675, but this is what? सेंटीमीटर्स, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था। कन्वर्ट इट इनटू मीटर, 6.75 मीटर, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी गॉट द वेट, वी गॉट द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज गिवन टू यू, time given to you is 9 seconds, right? So work done is equal to force into displacement and power is equal to work done upon time. So we can say force into displacement upon time. What is the force? 500 into 6.75 divided by 9. So 9 sevens are 60, okay, 3. 9 sevens are 63, 9 fives are 45. So 0.75 we can multiply, 5 fives are 25, 35, 3700. So 375 watt is the answer. Let's look at the last question. There is an electric bulb of 60 watt is used for 6 hours per day. Power is given, time is given. Calculate the units of energy consumed in one day by the bulb. एक दिन में 6 घंटे चल रहा है, बल्ब की पावर कितनी है? वो 60 watt. You have to find out the energy consumed. What is energy consumed? Power into time. Let us look at it. So this is given to us that power is 60 watt and time taken is 2 hours per day. You have to calculate energy consumed. And we know that energy consumed is E is equal to power into time. Correct? Power is given in watt, that is 60 watt. लेकिन हमें आवर में टाइम दिया है, तो वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट कर लें। 60 इंटू 10⁻³ किलोवाट. So 60 into 10⁻³ multiplied by 2. 2 6 are 12. 120 into 10⁻³ जूल एनर्जी, और किलोवाट इन आवर लिख सकते हैं बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट यूनिट. किलोवाट आवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिट. So it is going to be 0.120 units consumed by this bulb. Consumed by
this bulb in a day? Kilowatt hours. Okay, this is okay. What if the time is given to you is 6 hours? तो आप क्या लिखोगे? Energy is equal to 60 into 10 raised power minus 3 multiplied by 6. So it is 360 into 10 raised power minus 3. Then you will say it is 0.36 kilowatt hour or unit consumed in a day. Right? So this is what we have in work and energy. With this we complete this chapter and hope you enjoyed it, and thank you so much for watching this video so patiently. Have a wonderful day.